हम लोग बात 15-3 तक कर चुके थे, अब 15-4 ये शुरू हो, यानी रिजर्वेशन, इसका कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। 15-4 कह रहा है कि इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। जो सेक्शन पढ़ने पर पता लगता है, कुछ भी ना पढ़ा जाए, कुछ भी ना सोचा जाए, सिंपल बेयर रीडिंग ये की जाए, तो सिंपल बेयर रीडिंग से एक बात निकलने लगती है कि जो लैंग्वेज है, जो भाषा है यहां प्रयुक्त, उसकी जो प्रकृति है वो कैसी परमिसिव इन नेचर है, वो प्रकृति से अनुज्ञात्मक है, वो प्रकृति से बाध्यता उत्पन्न करने वाली नहीं है, वो ऑब्लिगेटरी इन नेचर नहीं है, वो परमिसिव इन नेचर है। और जो परमिसिव इन नेचर है तो भाषा अपने आप ये सजेस्ट करती है कि राज्य का विशेषाधिकार है, कि राज्य को यह हक है कि वो इन वर्गों के लिए कोई विशेष उपबंध करना चाहे तो कर दे। और जब हाफिल्ड का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो अगर किसी में विशेषाधिकार है तो शेष सारे समाज में जो होगा वो निर्योग्यता होगी। आप विशेषाधिकार रखने वाले व्यक्ति को कंपेल नहीं कर सकते, विवश नहीं कर सकते कि वो अपने विशेषाधिकार का उपयोग करे ही, क्योंकि विशेषाधिकार का अर्थ ही यह हुआ विशेष प्रकार का अधिकार, और विशेष प्रकार के अधिकार इससे ध्वनित है कि जो अधिकार का धारण करता है वो अपने उस अधिकार का उपयोग कब करेगा ये वो स्वयं सुनिश्चित करेगा, कोई उसे अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए विवश नहीं कर सकता। लेकिन यहीं से एक बात और पैदा होनी शुरू होती है कि जो विशेषाधिकार का धारक है उसे स्वयं इतना विवेक और बुद्धि होनी चाहिए कि वो किन परिस्थितियों में इस अधिकार का उपयोग करे जो विशेषाधिकार के तौर पर उसके पास है, किन परिस्थितियों में करे। हर परिस्थिति में विशेषाधिकार उपयोग नहीं किए जाते हैं, और किस सीमा तक इस विशेषाधिकार का उपयोग करें। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जूलियस स्टोन कहता है कि विधिशास्त्र क्या है, विधिशास्त्र की बाह्यदर्शिता है। बाह्यदर्शिता का अर्थ यह हुआ है कि समाज में चलने वाली जो घटनाएं और समाज में चलने वाली जो विभिन्न कथा और कहानियां हैं उनके माध्यम से कानून को समझ लेना। तो आर्टिकल 15(4) अगर समझ में नहीं आता तो आप कुछ कथा और कहानियों के माध्यम से भी इसे समझ सकते हैं। प्राचीन कथा कहानियों में ये वर्णन आता है कि उन कहानियों के या उन कथाओं के या उन प्रसंगों के जो नायक हैं उनके पास दिव्यास्त्र होते थे, लेकिन दिव्यास्त्र के इस्तेमाल की इजाजत हर परिस्थिति में नहीं थी। आप हर परिस्थिति में उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दिव्यास्त्र कौन धारण करेगा इसके लिए भी विशेष प्रकार की योग्यता ये चाहिए। ठीक है, कोई गुरु अपने प्रत्येक शिष्य को दिव्यास्त्र नहीं देता था, उसके लिए विशेष प्रकार की एबिलिटी चाहिए। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ये तय कर पाए कि किस सिचुएशन में उसे दिव्यास्त्र का उपयोग करना चाहिए और किस सिचुएशन में उपयोग नहीं करना चाहिए।
केवल अहम के प्रदर्शन के लिए, केवल युद्ध जीतने के लिए दिव्यास्त्रों का प्रयोग वर्जित है। ठीक है, आपने विभिन्न सीरियल्स देखे होंगे जिसमें चाहे रामायण आई हो तो भगवान राम, ठीक है, लक्ष्मण को मना करेंगे, नो, ये दिव्यास्त्र के प्रयोग का समय नहीं है। महाभारत में अर्जुन के पास तो सारे दिव्यास्त्र हैं, लेकिन एक का भी प्रयोग नहीं कर रहा, नॉट ए सिंगल वन, एक का भी नहीं। कन्वेंशनल युद्ध, जो पारंपरिक युद्ध की जो कला है, उसी से युद्ध कर रहा है, क्योंकि वो सिचुएशन नहीं है जिसमें दिव्यास्त्र उपयोग किए जाए। दिव्यास्त्र अपनी जीत को सुनिश्चित करने का माध्यम नहीं है, वो सिर्फ धर्म की स्थापना यानी जीवन मूल्यों की स्थापना उसी के लिए हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता है। तो आर्टिकल 15(4) एक प्रियरोगेटिव, एक विशेषाधिकार किसे दे रहा है? राज्य को। तो राज्य से यह अपेक्षित नहीं है कि हर वक्त वो इस प्रियरोगेटिव का इस्तेमाल करे। ठीक है, इस विशेषाधिकार के इस्तेमाल के लिए कोई डेटा, कोई स्थिति, डेटा मीनिंग देयर बाय कुछ ऐसे तथ्य होने चाहिए जिसके आधार पर कोई भी युक्तिसंगत मनुष्य इस निष्कर्ष पर आ जाए कि वाकई इक्वलिटी लाने के लिए इस विशेषाधिकार के इस्तेमाल की जरूरत है। और जो जातीय जनगणना होने वाली है वो इस डेटा को सुनिश्चित करने का प्रयास ही है, यानी परमानेंटली ऐसा डेटा कलेक्ट हो ताकि ये जाना जा सके कि क्या वाकई किसी रिजर्वेशन की या किसी पॉजिटिव एक्शन की, रिजर्वेशन पॉजिटिव एक्शन का मैक्सिमम स्वरूप। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप चीजों के जो मैक्सिमम स्वरूप और चीजों के जो मिनिमम स्वरूप होते हैं उन्हें भी नहीं समझते। शब्द पॉजिटिव एक्शन, और पॉजिटिव एक्शन इस सीमा तक भी हो सकता है कि किसी के लिए कोई चीज रिजर्व कर दी जाए कि सिर्फ उसे मिलेगी, वो किसी भी समय आए उसे मिलेगी। ठीक है, और पॉजिटिव एक्शन का यह स्वरूप भी हो सकता है कि हम सबको, जो कमजोर है उसे भी बलशाली बनाएंगे और फिर सबको समान अवसर दे देंगे। सबको समान अवसर यानी जो उससे प्रतिस्पर्धा में है सामने वाले से, वे जितने ताकतवर और योग्य हैं उतना ही हम सबको बना देंगे, फिर समान अवसर दे देंगे। यह भी पॉजिटिव एक्शन का एक स्वरूप है। दोनों पॉजिटिव एक्शन है। पॉजिटिव एक्शन के अनेकों प्रकार हो सकते हैं, उनमें से एक रिजर्वेशन है। तो एनी टाइप ऑफ पॉजिटिव एक्शन, क्योंकि उसने यहां का विशेष उपबंध कर सकता है, इसका मतलब एनी टाइप ऑफ पॉजिटिव एक्शन कुड बी टेकन बाय द स्टेट। ठीक है, अंडर दिस आर्टिकल कोई भी पॉजिटिव एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि स्टेट को यह साबित करना होगा कि ऐसी जरूरत है, ऐसी सामाजिक परिस्थिति मौजूद है जिसमें इस पॉजिटिव एक्शन की जरूरत है। अब वही बात कि दिव्यास्त्र का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन किस सीमा तक, ये एक अलग सवाल है, क्योंकि दिव्यास्त्रों में भी आपने उन्हीं प्रसंगों में, उन्हीं, ठीक है, कहानियों में, उन्हीं कथाओं में यह भी सुना है कि दिव्यास्त्रों की भी अनेक कैटेगरीज हैं, उनमें से सब अतिशय संघारक नहीं है। तो ऐसे ये पॉजिटिव एक्शन की भी कई फॉर्म्स हो सकती हैं, उनमें कौन सी फॉर्म हमें अप्लाई करनी चाहिए, ये भी विशेष, ठीक है, आपका कंसिडरेशन, विशेष ध्यान का विषय ये हो सकता है। फिर अगर आप पॉजिटिव एक्शन ले रहे हैं किसी भी कास्ट और कम्युनिटी या क्लास इसके पक्ष में, तो किस सीमा तक, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि एक वर्ग इसके लिए
हम फंडामेंटल राइट सुनिश्चित करेंगे समानता का, और बाकी भारत के जितने लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट कहां जाएंगे, इससे हमारा मतलब नहीं। आप यह भी नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर ए स्टेट। ठीक है, आपने प्रियम्बल में जो कहा, आपने ये कहा कि हम भारत के समस्त नागरिकों को, आपने ये नहीं कहा था कि सवर्ण, पिछड़ा, दलित, ये नहीं कहा था आपने। महिला, पुरुष, बच्चे, ऐसा कोई कैटेगराइजेशन आपने वहां उपयोग नहीं किया है। आपने कहा कि हम भारत के समस्त नागरिकों, तो समस्त नागरिकों का मतलब समस्त नागरिक होता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता ये देंगे। जब आप सबको देंगे तो आप इस सीमा तक कैसे संसाधनों पर किसी विशेष वर्ग का हक हो जाने दे सकते हैं कि शेष नागरिकों के मूल अधिकार समाप्ति हो जाए? ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि देयर शुड बी सम बैलेंस। कुछ चीजें इस लैंग्वेज से, इस भाषा से निकलती है, और आपकी कोई भी बात कानून में अगर बेयर की भाषा से नहीं निकल रही तो आपकी बात निरर्थक है, निराधार है और डिस्कार्ड करने योग्य है। और अगर आप किताब याद करके यहां बोल रहे हैं तो फिर आप टीचर नहीं, आपसे बेहतर एक टेप रिकॉर्ड, ठीक है, ये फंक्शन कर सकता है। फिर तो एक टेप रिकॉर्ड में किताब पढ़कर सुना दी जाए और वो यहां रख दिया जाए और उसको प्ले कर दिया जाए। फिर एक जीते जागते टीचर की कोई भूमिका होती नहीं। अगर आपको सिर्फ वही जो किताब में लिखा है वो पढ़कर सुनाया जाए, इसका कोई मतलब नहीं होता। और हमने अपनी पूरी एकेडमिक लाइफ में ऐसे किसी टीचर का क्लास किया ही नहीं जो पढ़कर सुनाता हो किताब, जो पढ़कर लिखाता हो, कुछ नहीं। दुनिया में इतने उदाहरण हैं, दुनिया में इतनी सारी चीजें, हर बात, ठीक है, समझाई जा सकती है, हर बात लोगों को समझ में आएगी। बात सिर्फ इतनी है कि आपको बात कहने का सलीका ये आना चाहिए। आपको बात करने का सलीका ही नहीं, क्यों आएगी आपकी बात किसी को समझ में? आपको बात कहने का सलीका ये होना चाहिए। तो आप देखें ना, एम.आर. बालाजी, हम तो जा ही नहीं रहे अभी एम.आर. बालाजी और पी राजेंद्रन और चित्रलेखा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, कुछ नहीं। क्योंकि चित्रलेखा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, पी राजेंद्रन, प्रीति सागर, बालाजी, किसी में कुछ भी कहा गया, वो कहा तो आदमियों ने है, देवता तो कहने नहीं आए थे। और उन्होंने इसी भाषा पर कहा था, ठीक है, ये जो भाषा लिखी इसी की व्याख्या करते हुए कहा था। और आदमी हम भी हैं और हमें भी ईश्वर ने व्याख्या की शक्ति ये बख्शी है। या तो हम ये मान लें कि हम उनसे ज्यादा नहीं, ठीक है, तो उनके बराबर के भी बुद्धि और विवेक को धारण करने वाले नहीं है, या तो हम ये मान लें। तो कम से कम हम ये मानने को तैयार नहीं हैं। आप मानते हो तो खूब माने, ठीक है, हमें आपसे कोई लेना देना भी नहीं। ये कोई अहंकार नहीं है, ये कोई घमंड नहीं है, ये तथ्य है, ठीक है। तथ्य और अभिमान, इसमें फर्क होता है। ये तथ्य है, ये सिचुएशन है, ये वास्तविकता है। अरे ईश्वर ने उन्हें जन्म दिया तो हमें किसने दिया? अगर उनके पास समझ है तो हमारे पास क्या है? अगर वो समझ सकते हैं तो हम क्यों नहीं समझ सकते? अगर वो इस बेर को ही पढ़कर समझ सकते हैं तो हमारे दिमाग में क्या घुसा भरा है? हम क्यों नहीं समझ सकते? ठीक है, उन्होंने जो प्रोसेस समझने के लिए अपनाया होगा वो हम अपनाएंगे, हमें भी आएगा। और वो प्रोसेस और कुछ है ही नहीं, वो प्रोसेस खुद को तटस्थ कर लेने का है।
ठीक है, और खुद आप तटस्थ कब होते हैं? जो लिखा है बस उसे ही पढ़िए, अपने मनोभाव मत मिलाइए। हम क्या सोचते हैं इससे मतलब नहीं, जो लिखा है सिर्फ उसे पढ़िए। हम सिर्फ उसे पढ़ रहे हैं जो लिखा है, हम अपने मनोभाव मिला ही नहीं रहे। ठीक है, जब हम अपने मनोभाव, हम अभी आपसे बात कर रहे थे, जैसे कुछ लोग क्या लिखते हैं कि जो देखता हूं सो लिखता हूं। नहीं, जब तक आप देखते रहेंगे तब तक आप देखा गया नहीं लिखेंगे, आप वो लिखेंगे जो आपने देखा है, और आप वो देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं। और इस पर गोस्वामी जी की तो बड़ी प्रसिद्ध वो लाइन ही है, ठीक है, कि प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी। तो देखने वाले जो देख रहे थे वही कह रहे थे, ऐसा नहीं था देखने वाले कुछ और देख रहे थे और कुछ और बता रहे थे ना, सब देख रहे थे और सब बता रहे थे, और सब वही बता रहे थे जो देख रहे थे। लेकिन सब एक नहीं देख रहे थे, सब अनेक देख रहे थे। तो जब तक आप देखेंगे तब तक जो दिखेगा वो जरूरी नहीं है कि वो दिखे जो एक्चुअली है, तब तक वो दिखेगा जो आप देखना चाहते हैं। क्योंकि हमने आपसे पहले भी कई बार कहा कि दृश्य में कुछ नहीं होता, दृश्य आपकी अपनी मनोभाव का, आपकी अपनी भावना का प्रक्षेपण करता है, रिफ्लेक्ट करता है। प्रक्षेपण यानी रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ठीक है, दुनिया बदलती थोड़ा ही है। दुनिया संत के लिए भी यही है, दुनिया दुष्ट के लिए भी यही है। लेकिन दृष्टि, इसका परिवर्तन संत के लिए, ठीक है, दुनिया को परिवर्तित कर देता है, और आपके लिए दुनिया को परिवर्तित नहीं करता। तो दुनिया में कोई विशेषता नहीं, देखने वाले में विशेषता है। जो देखता है वही कहेगा। अगर देखने वाला मौजूद है, अगर देखने वाला मौजूद नहीं है, यानी आपकी भावना मौजूद नहीं है, फिर जो दिखेगा वो होगा जो वाकई है। ठीक है ना? तो जो वाकई है वो केवल तब दिख सकता है जब देखने वाला बचे नहीं। जब तक देखने वाला है, जब तक आपकी घोषणा ये है कि जो देखता हूं सो लिखता हूं, तब तक ये बात झूठ है। तब तक आप वो लिखेंगे जो आप देखते हैं, क्योंकि सामने जो कुछ दिख रहा है वो आपका अपना रिफ्लेक्शन है। जो आपको सुंदर दिखता है दूसरे को नहीं दिखता है। इसका मतलब आपको वो सुंदर लग रहा है, इसलिए आप उसे सुंदर बता रहे हो। उसमें सुंदरता यदि होती तो दूसरे को भी दिख रही होती है, दूसरे को नहीं दिख रही। इसका मतलब आपकी मनोभाव, आपकी भावना का प्रक्षेपण, आपकी भावना का रिफ्लेक्शन, ये आपके द्वारा कहा जा रहा है। आप सत्य कहें, इसके लिए जरूरी है आप एब्सेंट हो जाएं, और यही कानून पढ़ने का तरीका है। तो जूलियस स्टोन ठीक है अपनी जगह पर, वह दर्शिता विधि शास्त्री में अगर नहीं है, अगर टीचर में बाह्यदर्शिता नहीं है, तो कानूनी नहीं कोई विषय हो टीचर समझा ही नहीं सकता। तो बाह्यदर्शिता तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो आपको किताबें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, इसे सिर्फ लैंग्वेज, सिर्फ भाषा। वो कहता है कि अनुच्छेद 29(2) में, यह पूर्वगामी सेक्शन में कुछ भी होते हुए राज्य SC/ST एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास इसके पक्ष में विशेष उपबंध कर सकता है। मीनिंग देयर बाय इट इज द प्रियरोगेटिव। यह सिर्फ विशेषाधिकार है राज्य का, और जब विशेषाधिकार है तो निश्चित तौर पर पूरे सब में, इंक्लूडिंग दैट सेक्शन आल्सो, जिसके पक्ष में यह विशेषाधिकार है, उस वर्ग को भी यह हक नहीं है कि वो राज्य से यह मांग करे कि इस विशेषाधिकार का प्रयोग
होना चाहिए। ये होगा या नहीं होगा ये राज्य ही तय करेगा। ठीक है, पहली बात तो ये निकल आती, क्योंकि ये विशेषाधिकारी, इसीलिए कहा जाता है कि रिजर्वेशन देने के लिए कोई मंडमस जारी नहीं होगा, कोई परमादेश जारी नहीं होगा। क्यों नहीं जारी होगा? क्योंकि परमादेश तभी जारी हो सकता है, मंडमस की रिट तभी जारी होगी जबकि कोई पब्लिक सर्वेंट हो और उस पर कोई लोक कृत्य है, ठीक है, ऑब्लिगेशन के तौर पर, बाध्यता के तौर पर रखा गया हो और वो उस ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करने से इनकार करता हो, तब जारी होगा। यहां ऑब्लिगेशन है ही नहीं, यहां तो प्रेरोगेटिव है, और जब यहां विशेषाधिकार है ही नहीं तो फिर आखिर ये कैसे किया जा सकता है कि कोई ये कहे कि न्यायालयों से मंडमस जारी हो सकती है? अगर न्यायालय ऐसा कर रहे हैं तो न्यायालय गलत कर रहे हैं, और न्यायालय तब तक ठीक करते हैं जब तक वे कानून के मुताबिक करते हो, तभी तक उनके आदेश की बिल्कुल अवहेलना करने पर कंटेम्प्ट जन्म लेता है। अगर उनका स्वयं का आदेश विधिपूर्ण नहीं है तो ऐसे आदेश की अवहेलना करने से कोई कंटेम्प्ट जन्म नहीं लेता। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कब कंटेम्प्ट जन्म लेता है, कब कंटेम्प्ट जन्म नहीं लेता है। कंटेम्प्ट खुद में क्या है यह आपको मालूम होना चाहिए, और हमने बार बार कहा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस यही सिखाता है कि कोई भी चीज खुद में क्या है। जैसे हम कह रहे थे ना कि कुत्ता कुत्ता क्यों है, उसमें कुत्ता ही है इसलिए कुत्ता है, या वो प्रारूप में कुत्ता दिखता है इसलिए कुत्ता है। आदमी आदमी क्यों है, उसमें आदमियत है इसलिए आदमी है, या वो आदमी के प्रारूप में इसलिए आदमी है। जो मूर्ख है वो ये कहेगा कि आदमी के प्रारूप में इसलिए आदमी है। ठीक है, या मूर्ख न भी हो, अगर व्यवस्था चलाना मात्र ये उसका उद्देश्य है तो वो ये कहेगा कि प्रारूप में जो आदमी दिखता है वो आदमी। लेकिन जब सिलेक्शन का सवाल आएगा, आदमी कौन, इस आधार पर चुनने का सवाल आएगा, तो आदमियत जिसमें है वो आदमी है। हर आदमी आदमी नहीं है, हर कुत्ता कुत्ता नहीं हो सकता, हर गधा गधा नहीं हो सकता। ठीक है, हर पत्थर हिमालय नहीं होता, हर हाथी ऐरावत नहीं होता। ठीक है, ऐरावत हाथी होता है लेकिन हर हाथी ऐरावत नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक चीजों में होता है, उसकी वजह से वो चीजें बनती हैं। तो न्यायालय का आदेश पालन योग्य केवल तब बनता है जबकि वो विधि सम्मत हो। अगर विधि सम्मत नहीं है तो कोई मतलब नहीं। तो प्रियरोगेटिव किसी का नहीं, उस वर्ग का भी नहीं जिसके पक्ष में यह अधिकार है, क्योंकि यह राज्य का विशेषाधिकार है। ठीक है, अब वही बात है कि अच्छी अच्छी बातें करने से काम नहीं चलता, प्रैक्टिकली जो होता है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि राज्य एक एब्स्ट्रैक्ट नोशन है, एक अमूर्त संकल्पना है। आप राज्य को, ठीक है, आप राज्य का अनुभव या राज्य को वैसे नहीं दिखा सकते जैसे संसार में अन्य चीजों को दिखा और देख रहे हैं आप। राज्य अंततः व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, और व्यक्ति अंततः धूर्त और दुष्ट यह हो सकता है। इसलिए यह जानने की जरूरत पड़ेगी कि राज्य इस विशेषाधिकार का प्रयोग कब करेगा, क्योंकि वर्तमान में राज्य के जिस अंग को इस अधिकार का प्रयोग करना है उस अंग का कॉन्स्टिट्यूशन, उस अंग का निर्माण लोकतांत्रिक पद्धति से होना है, और लोकतांत्रिक पद्धति में सबके वोटों का इक्वल महत्व है। इसलिए राज्य का वो अंग उस भावना से नहीं कि इन वर्गों के कल्याण के लिए ही हम ऐसा करें, ठीक है,
इस सिद्धांत का दुरुपयोग करते हुए अन्य नागरिकों के अधिकारों पर डाका भी डाल सकता है और कॉन्स्टिट्यूशनली जो अन्य नागरिकों को गारंटीड राइट्स हैं उनका वायलेशन कर सकता है। इसलिए इस संविधान की रक्षा का दायित्व राज्य के जिस अंग को प्राप्त है उस अंग को यह व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। और व्यवस्था सुनिश्चित करने का तरीका जो होगा वो क्या होगा कि सभी शब्दों के क्लियर अर्थ वो बताए। उसे क्लियर अर्थ बताकर यह व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी कि राज्य का कार्यकारी अंग जिसे इन वर्गों के कल्याण के लिए विशेषाधिकार के उपयोग का हक मिला है वो इस सीमा तक इस हक का उपयोग न करे कि अन्य नागरिकों के पक्ष में प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए कोई अवसर ये बचे ही ना। यानी कोई पॉजिटिव एक्शन की कोई मैक्सिमम आउटर लिमिट ये तय करनी पड़ेगी। बेसिक सवाल है जो इस लैंग्वेज को पढ़ने से पैदा होते हैं और अपने आप समझ में आता है कि पहली चीज ये विशेषाधिकार नहीं है, वो सॉरी पहली चीज ये मूल अधिकार नहीं है, ये विशेषाधिकार है। और विशेषाधिकार चूंकि है इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए कोई जिद नहीं कर सकता। दूसरा, इसे सामान्य परिस्थितियों में उपयोग नहीं किया जा सकता। तीसरा, इसको किसी भी सीमा तक उपयोग ये नहीं किया जा सकता। चौथा, राज्य को जब भी कोई काम करना चाहिए तो वो तभी करना चाहिए जब उस काम को किए जाने के लिए जस्टिफिकेशन यानी न्यायोचित मौजूद हो। और सिर्फ मौजूद ही ना हो बल्कि राज्य को अपने किए गए कृत्य के जस्टिफिकेशन को जनता के सामने रखना भी चाहिए ताकि राज्य संस्था के प्रति जनता का विश्वास बना रहे। तो इससे एक कंसिडरेशन निकलता है कि राज्य जब भी इस अनुच्छेद द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करे यानी किसी के पक्ष में रिजर्वेशन करे तो वो ये देखे कि क्या वाकई वो परिस्थितियां मौजूद हैं जिनमें इस अधिकार का प्रयोग करना चाहिए हमें, और वो परिस्थितियां मौजूद हैं ये राज्य स्वयं ही न देखे बल्कि ऐसी प्रक्रिया से इस निष्कर्ष पर आए कि वो परिस्थितियां मौजूद हैं कि जनता को भी दिखाई दे कि हां राज्य ने इन परिस्थितियों के उपयोग का जो निर्णय लिया, ठीक है, इस अधिकार के उपयोग का जो निर्णय लिया उसके लिए वाकई परिस्थितियां मौजूद थी। यानी राज्य कोई इंक्वायरी करे, कुछ इन्वेस्टिगेशन करे, कुछ तो करे ताकि वो ये कह सके कि इस प्रक्रिया से हमने ये जाना कि वे परिस्थितियां मौजूद थी जिनके कारण से हमने इस अधिकार के उपयोग का निर्णय लिया। और अगली बात कि एक निश्चित सीमा तक ही इस अधिकार के उपयोग का निर्णय राज्य को लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई सीमा न हुई तो फिर राज्य के जो अन्य नागरिक हैं उनके अधिकार प्रभावित हो जाएंगे। और एक बात और जो अब रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट में आ गई है, डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव, ठीक है, ये मुकदमा पढ़ेंगे हम लोग लास्ट में, ठीक है, डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव, इंदिरा साहनी, एम.आर. बालाजी, चित्रलेखा, ये वो मुकदमे हैं जो रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट पर जरूर लिखे जाते हैं। जब नागराज, इनमें से एक मुकदमा है ये, कौन सा? डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव, ठीक है। इसमें ये कहा तो अन्य मुकदमों में, शुरुआत तो अन्य मुकदमों में हो गई थी, फाइनली इसमें कहा। और आज डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव को माना भी जाता है, कोट भी किया जाता है। ये कहा गया कि राज्य को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इन वर्गों को फैसिलिटी देने के नाम पर ऐसा न कर दीजिए कि जो सिस्टम है ये पूरी तरह एफिशिएंसी से लेस ये हो जाए, ये अप्रभावी हो जाए।
क्योंकि हुआ क्या था, एक मुकदमा हम लोग पढ़ेंगे निवेदिता जैन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, उसमें यह कह दिया मध्य प्रदेश राज्य ने कि आरक्षित वर्गों के लिए इवन 0, ठीक है, उनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 0 नंबर आया है, 0, तो भी उन्हें एमबीबीएस और इंजीनियरिंग में प्रवेश दिया जाएगा। 0 नंबर आया है तो भी। और स्टेट ऑफ एमपी की इस अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ठहराया, निवेदिता जैन ने। तब एक ह्यू एंड क्राई ये समाज में जन्मी और फिर वहां से यात्रा शुरू हुई। डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव पर रुकी आके, और डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव में उन्होंने कह दिया नहीं, ये नहीं होगा, आप इस अधिकार का उपयोग करें, सीटें रिजर्व कर दें, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक मिनिमम कट ऑफ ये रखनी पड़ेगी, मिनिमम कट ऑफ कि इतना तो रिजर्व कैटेगरी के लोगों को भी छूना ही होगा, क्योंकि एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इट इज आल्सो ए बेसिक, इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी संविधान के मूल ढांचे का भाग है। ये नहीं चल सकता कि 0 आए तो भी। तो स्टेट ऑफ यूपी का एक मुकदमा हम लोग देखेंगे, उसमें क्या किया कि जो रिजर्व कैटेगरी थी उसके लिए 20 कट ऑफ कि 20 नंबर प्राप्त कर ले तो सेलेक्ट, और जो जनरल कट ऑफ थी वो 45। कोर्ट ने कहा कि नहीं, इतना अंतर भी नहीं होगा। कितना होगा हम ये नहीं बता रहे, लेकिन इतना नहीं होगा। और कितना होगा ये न बताने के पीछे जो हमें दिखता है, पता नहीं वो सही है या गलत, वो ये कि ये न्यायालय अच्छे तो बने रहना चाहते हैं, ठीक है, भले आदमी की जैसी प्रवृत्ति होती है समाज में कि भले आदमी बने रहो, बाकी ऐसा कोई काम ना करो कि कोई भी तुम्हें बुरा कहे या कोई भी तुम्हारी आलोचना करे। तो ये नहीं बताएंगे कितना, ठीक है, ये तो सरकार गाली खाए, ठीक है, ये तो सरकार गाली खाए, ठीक है, अच्छा बस वो ये इतना नहीं होगा, इतना हम बताएंगे, ठीक है, ये कहा। तो खैर अब कट ऑफ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें इसी सेक्शन से निकल रही हैं, इन्हीं लाइनों से कर सकता है, कर सकता है, बस इतने ही शब्द लिखे हैं, लेकिन जो कुछ लिखा है उससे ये सारी बातें एक युक्ति संगत मनुष्य के मन में आएंगी ही। वही बात है कि आदमी चाहिए, बस यदि इतना कहा गया तो सब कुछ कहा गया, आदमी चाहिए। इसमें यह भी कहा गया जानवर नहीं चाहिए, इसमें यह भी कहा गया कि प्रारूप से जानवर भी नहीं चाहिए और तत्व से जानवर भी नहीं चाहिए, यानी अगर आदमी गुण से जानवर है तो भी नहीं चाहिए। इस लाइन में सब कुछ कह दिया गया, आदमी चाहिए, सिर्फ इतना कहा, ठीक है। तो ऐसे ही जब सिर्फ इतना कहा कि राज्य इन वर्गों के पक्ष में विशेष उपबंध कर सकता है, तो सारी बातें कह दी गई कि इन वर्गों के सहित किसी का भी यह विशेषाधिकार नहीं कि वो रिजर्वेशन देने की मांग करे। यह भी कह दिया गया कि राज्य जब उचित हो, यानी जब ऐसी परिस्थितियां वाकई हो, इसीलिए इंदिरा साहनी में यह कहा है, पढ़ेंगे हम लोग, कि प्रत्येक वर्ष यह तय किया जाएगा, प्रत्येक वर्ष, कि रिजर्वेशन देने की जरूरत है या नहीं। और पता नहीं आप लोगों के दिमाग में ये क्यों नहीं बैठता है। अभी हमें गालियां मिलेंगी इस लेक्चर को जब हम डालेंगे तो गालियां मिलेंगी, ठीक है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप लोगों के दिमाग में क्यों नहीं बैठता कि अगर रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट है तो हर बार रिजर्वेशन देने पर चैलेंज कैसे हो जाता है। जो फंडामेंटल राइट है तो चैलेंज होना ही नहीं चाहिए। हर बार यह कहा जाता है कि नहीं, गलत दिया गया, नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि अब कहा है कि प्रतिवर्ष ये रिव्यू आप करेंगे,
कि किसी भी नौकरी में रिजर्वेशन की जरूरत है या नहीं है, और है तो किस वर्ग को है। ये नहीं चल सकता कि आप ऐसे रिजर्वेशन देते चले जाएं प्रतिवर्ष, आप कंटिन्यूएशन में नहीं कर सकते। और ये सरकारों ने नहीं किया है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप लोगों को सब कुछ सरकार करती दिखाई देती है, सरकारों नहीं। ये इंटरप्रिटेशन है न्यायालयों का। जब हम लोग इस रिजर्वेशन के उसमें प्रवेश करेंगे, हम अपनी जो मानसिक तैयारी है वो इस ढंग की रखें ताकि वो चीजें समझ में आए। हमारी मानसिक तैयारी इस ढंग की चाहिए कि हमें ये समझ में आए कि ये विशेषाधिकार नहीं, वो सॉरी, ये मूल अधिकार नहीं, ये विशेषाधिकार है। विशेषाधिकार के उपयोग की कुछ परिस्थितियां होती हैं, आपको साबित करना पड़ेगा कि वो परिस्थितियां थी। तीसरा, विशेषाधिकार का प्रयोग एक सीमा तक किया जा सकता है, इस प्रकार नहीं कि भारत के अन्य नागरिकों के पक्ष में जो समानता का अधिकार है वो खत्म ही हो जाए, ये भी नहीं। ठीक है, आपका जो विशेषाधिकार है, ठीक है, इसको उपयोग करते समय आप ये भी देखेंगे कि जो लोक सेवाओं में गुणवत्ता होनी चाहिए वो भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यानी आप ये नहीं करेंगे कि सिर्फ उस वर्ग का होने के कारण से, ठीक है, आपको कहीं नियुक्त कर दिया जाए, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी बड़ी अजीब सी बात चलती है, हम तो देखते रहते हैं। ये क्या कहेंगे कि हम पिछड़े वर्ग के हैं, तो केवल पिछड़े वर्ग के होने के कारण से आप कहीं थोड़ी ना बैठा दिए जाएंगे। कुछ मिनिमम तो आप में होना ही चाहिए उस वर्ग, उस पद पर बैठने के लिए जो जरूरी है। कुछ मिनिमम तो निर्धारित करेंगे, क्योंकि एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोक सेवाओं में गुणवत्ता है, वो भी तो ना प्रभावित हो। ये सारी चीजें देखी जाएंगी, और ये सारी चीजें देखी जाएंगी, ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये एक प्रोसेस है जो चला है और जो धीमे धीमे चलता हुआ यहां तक आया है। और ये प्रोसेस शुरू कहां से हुआ? एमआर बालाजी से। ठीक है, और ये फाइनली कहां तक आया है? गुणवत्ता के दृष्टिकोण से डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव, ठीक है, आउटर लिमिट आदि के पॉइंट ऑफ व्यू से यम नागराज और इंदिरा साहनी, यहां तक आया है। इस बीच कई सारी, ठीक है, आपकी यात्रा की मंजिलें आई हैं, अर्थात कई सारे हम लोग जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट सुनेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, वो डे बाय डे, धीमे धीमे, ग्रेजुअली हुए डेवलपमेंट है जिसने इस कॉन्सेप्ट को विकास दिया है। पहला मामला एमआर बालाजी है, और जो पहला मामला होता है वो हमेशा महत्व का होता है, और उसका महत्व तो इसी बात में होता है कि पहली बार उसमें कोई बात चली, और पहली बार जब बात चलती है तो बड़ी इम्परफेक्ट होती है, धीमे धीमे परफेक्शन आता है। ठीक है ना, कोई काम आप करो, जो पहली बार करोगे तो वो इम्परफेक्ट होगा, बहुत परफेक्शन उसमें हो ही नहीं सकता। तो एमआर बालाजी में जो बात कही गई वो अल्टीमेट नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें जो कुछ कहा गया उसने आधार के तौर पर काम किया है। और आज जितना स्ट्रक्चर खड़ा है उसमें आधार के तौर पर एमआर बालाजी ये दिखाई दिया। और एमआर बालाजी किस ग्राउंड में आया था, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? तो आपको याद है चंपाकम बनाम दुरईराजन, चंपाकम दुरईराजन वर्सेस मध्य प्रदेश ये है, बनाम दुरईराजन नहीं है। तो चंपाकम दुरईराजन के मुकदमे में हुआ क्या था? तमिलनाडु, इसने क्या किया था, एक रिजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ऑर्डर जियो ये जारी किया था। देखिए, एक चीज तो और यहीं पर समझ लेंगे, सामान्य नियम क्या है कि सरकार कानून के मुताबिक काम करेगी, यानी कानून कोई हक देगा तो सरकार उस हक का प्रयोग करेगी, अन्यथा नहीं करेगी, ये सामान्य नियम।
और कानून बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर दो प्रकार की है, केंद्रीय है और दूसरी राज्यों के स्तर पर है। लेकिन लेजिस्लेचर जब लेजिस्लेशन के माध्यम से कोई हक देगी सरकार को, तो सरकार उस हक का प्रयोग करके कोई काम ये कर पाएगी। जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है या जहां तक पॉजिटिव एक्शन का सवाल है, क्योंकि रिजर्वेशन पॉजिटिव एक्शन का एक भाग है, तो सरकार को हर बार कानून की जरूरत नहीं होगी। क्यों? ये ऑलरेडी 15(4) में जो मूल विधि है देश की, उसी में लिख दिया गया। नहीं, सरकार को अलग से किसी कानून की जरूरत नहीं है रिजर्वेशन देने के लिए। जब कभी वो रिजर्वेशन देना चाहे तो कार्यपालिकीय कृत्य के माध्यम से, यानी एग्जीक्यूटिव एक्ट के माध्यम से वो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने का हक उन्हें स्वयं संविधान ने दे दिया। और जब भी संविधान किसी को कोई हक दे देगा तो उस काम को करने के लिए अलग से अधिनियम की जरूरत नहीं होगी। जैसे राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकते हैं, तो कोई अलग से अधिनियम थोड़ी पारित करना है, कर सकते हैं तो कर सकते हैं। इट इज अ एक्ट विच इज असाइन्ड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। स्वयं जो संविधान है वो ये हक सरकार को दे रहा है, इसलिए सरकार को इस हक का इस्तेमाल करने के लिए किसी कानून की कोई जरूरत नहीं है अलग से। यूं तो देश की मूल विधि यह है। तो स्टेट ऑफ मद्रास ने, यानी स्टेट ऑफ तमिलनाडु के नाम से जिसे आप आज जानते हो, इसने क्या किया? एक जियो जारी किया, एक शासनादेश जारी किया अनुच्छेद 15(4) द्वारा प्रदत्त। 15(4) तो खैर तब था ही नहीं, ठीक है, 15(4) नहीं था, और इसीलिए वो जियो कम्युनल जियो कहलाया और वो आपका स्टेप डाउन किया गया। नहीं, सॉरी, हाँ ठीक है, चंपाकम बनाम दोरईराजन की हम बात कर रहे हैं, एम आर बालाजी की तो नहीं कर रहे ना, ठीक है। तो चंपाकम दोरईराजन में उन्होंने एक जियो जारी किया, क्योंकि 15(1) में भी रिजर्वेशन मिल सकता है, क्योंकि 15(1) 14 का विस्तार है और 14 में क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो चंपाकम दोरईराजन में क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के माध्यम से रिजर्वेशन दिया गया और कहा गया ये वर्गीकरण युक्ति संगत है, ठीक है। 14 के माध्यम से रिजर्वेशन देने की कोशिश हुई। इसमें क्या किया? नॉन ब्राह्मण्स, ठीक है, हिंदुओं में नॉन ब्राह्मण्स, उनके पक्ष में 6%, ठीक है, ब्राह्मण्स के पक्ष में 2%, ठीक है, ओबीसी के पक्ष में 6%, ऐसे करके उन्होंने रिजर्वेशन दिया और कहा कि हम युक्ति संगत वर्गीकरण के माध्यम से, ठीक है, इन लोगों के पक्ष में ये रिजर्वेशन करने जा रहे हैं। उसके बाद चूंकि 15(4) जैसी चीज ही नहीं थी, न 15(3) था, 15(1) और 15(2) ही ये थे, इसको उठा करके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अनुच्छेद 14 में युक्ति संगत वर्गीकरण किया जा सकता है और किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, यानी रिजर्वेशन या पॉजिटिव एक्शन ये लेने के लिए भी रिजर्वेशन, ठीक है, ये वर्गीकरण के सिद्धांत का आसरा ये लिया जा सकता है। लेकिन 15(1) क्योंकि 14 का विस्तार है और वो विस्तार इस रूप में है कि 15(1) में यह बताया गया कि क्या वर्गीकरण के आधार नहीं हो सकते। आपसे हमने चर्चा की थी जब 15(1) पर बात की थी कि वो 15(1) 14 का विस्तार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 14 वर्गीकरण को अनुमति देता है और 15(1) यह बताता है कि किन आधारों पर वर्गीकरण नहीं होगा, और कोई प्रीरोगेटिव ये आपके पास है नहीं, कोई 15(3) 15(4) ऐसी कोई स्थिति नहीं। और आपने यहां सिर्फ जाति इसके आधार पर वर्गीकरण किया है और ये 15(1)
इसकी अनुमति नहीं देता। 14 वर्गीकरण को अनुमति देता है, लेकिन 15(1) ये बताता है कि क्या वर्गीकरण का आधार नहीं होगा। इसलिए उन्होंने उठाया और उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। उसके बाद कई मामले हुए, जैसे SC ST इनके लिए अलग कॉलोनी बनाने के लिए भूमि आवंटित की गई, जैसा कि आपका चकबंदी अधिनियम, उसमें भी प्रोवाइड है कि गांव में अगर जब चकबंदी लगेगी तो हरिजन बस्ती कहां पर बनाई जाएगी उसके लिए भूमि आरक्षित की जा सकती है। ठीक है, चकबंदी अधिकारी वो भूमि आरक्षित कर सकते हैं। लेकिन ये आज की स्थिति है। उस समय जब हरिजनों के लिए अलग से कॉलोनी बनाने के नाम पर जमीन आरक्षित की गई तो भी वो स्ट्रक डाउन हुआ और ये कहा गया कि नहीं, आवास की जरूरत तो सभी नागरिकों को है। ठीक है, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, वो भी केवल जाति के आधार पर। ठीक है, कौन सा उद्देश्य है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हो? ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति इनके लोगों का कल्याण, इसकी अपेक्षा आपसे की गई है, यह सही है। लेकिन आप केवल जाति के आधार पर, ठीक है, वर्गीकरण इस प्रकार नहीं कर सकते कि एक वर्ग में वो लोग आने से छूट जाए जो उन्हीं लोगों जैसे हैं जो आपने वर्ग में शामिल किए। भाई, वर्गीकरण का तरीका क्या आप अपनाएंगे? वर्गीकरण का तरीका तो यही अपनाएंगे। वर्गीकरण को जो चुनौती मिलती थी, अनुच्छेद 14 में उन्होंने देखा था कि जो पिटिशनर है वो चुनौती इसी आधार पर देता था कि वो भी उस वर्ग में रखे जाने योग्य है जिस वर्ग में रखकर अन्य लोगों को एक विशेष प्रकार का फायदा दिया गया है, क्योंकि उसकी स्थिति और वर्ग में शामिल लोगों की स्थिति में कोई भिन्नता नहीं है। और वर्गीकरण को दूसरे प्रकार की चुनौती जो मिलती थी वो इस बात से मिलती थी कि वर्गीकरण इन्होंने जिस उद्देश्य से किया, ठीक है, उस उद्देश्य की प्राप्ति इस प्रकार से किए गए वर्गीकरण के माध्यम से हो ही नहीं सकती। तीसरा जो आधार होता था कि उद्देश्य की प्राप्ति तब भी की जा सकती है जबकि इससे कम वर्गीकरण किया जाए। चौथा जो चुनौती मिलती थी कि वर्गीकरण जिस आधार पर किया गया है वो आधार सिर्फ यही कहते हैं कि मौजूद है, बाकी है नहीं, इनफैक्ट वो आधार मौजूद ही नहीं। और 15 क्या बता रहा कि किन आधारों पर वर्गीकरण नहीं होगा, ये बता रहा। अब जरा 14 और 15 को एक साथ ले लें। आपने कहा कि हरिजनों को आवास उपलब्ध कराने के लिए हम जमीन आरक्षित कर रहे हैं। ठीक है, तो आवास की जरूरत देश के अन्य नागरिकों को भी, और इस पर्टिकुलर मामले में हरिजन और देश के अन्य नागरिक समान स्थिति पर खड़े हुए हैं। आपने हरिजनों को जो चुन लिया वो उनकी जाति के आधार पर चुन लिया, और किस आधार पर आप नहीं चुनेंगे ये 15(1) बता रहा। वर्गीकरण हो सकता है लेकिन किस आधार पर नहीं होगा ये 15(1। आपने जो वर्ग बनाया है, ठीक है, वो जाति के आधार पर बनाया, यानी वर्गीकरण आपने जो किया आवास उपलब्ध कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो वर्गीकरण जाति पर आधारित है और जाति वर्गीकरण का आधार नहीं हो सकती। ये 15(1) में लिखा, और उस समय 15(4) और 15(3) है नहीं। ठीक है, इसलिए उठा करके वो स्ट्रक डाउन हो गया। अब जब चंपाकम, दोरईराजन और इस प्रकार के मुकदमों में अनुसूचित जाति और जनजाति के पक्ष में किए गए सभी प्रकार के पॉजिटिव एक्शन स्ट्रक डाउन हुए, तब यह माना गया है कि अनुच्छेद 46 में जो लिखा है कि राज्य के पिछड़े वर्ग के नागरिकों के कल्याण के लिए विशेषतः अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए राज्य विशेष उपाय करेगा, इसको आखिर
इफेक्टिवली आपका वास्तविकता के धरातल पर इन्फोर्स कैसे किया जाए, यह समस्या पैदा होने लगी। आखिर प्रैक्टिकली इसको इन्फोर्स कैसे करें, क्योंकि आप सबने पहले भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ कहा गया है उसको प्रैक्टिकली इन्फोर्स करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट, ये दो तरीके अपनाए गए। इसको प्रैक्टिकली इस आदर्श को या इसको प्रैक्टिकली इस आदर्श को इन्फोर्स भारत की राज्य व्यवस्था में किस प्रकार किया जाए, ये प्रॉब्लम खड़ी होनी शुरू हुई। तब 15(3) और 15(4) जोड़े गए। 1951 में 15(4) जोड़ दिया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से, और अब 15(4) आ गया। 15(4) जब आया तब M.R. बालाजी ये डिसाइड हुआ। M.R. बालाजी से जो शुरुआत हुई और आज तक जहां स्थिति आई है, इस सारी स्थिति को अगर 4-5 पॉइंट्स में हम लिखें, जो कि किसी भी एग्जाम में आपको लिखना चाहिए कि बात जहां से शुरू हुई और आज जहां तक है, ठीक है, ये बात जिन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स में आई है, ठीक है, उन सारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स को देखने पर कुछ 4-5 बातें उभर आती हैं। पहली चीज कि रिजर्वेशन उसी वर्ग को मिलेगा जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, या अनुसूचित जाति या जनजाति का है, ठीक है, सोशली एंड एजुकेशनली, आइदर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड ये नहीं है, या तो वो सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा है या शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा है, ये तरीका नहीं है। सोशली एंड एजुकेशनली मतलब वो वर्ग ऐसा होना चाहिए जो सामाजिक दृष्टि और आर्थिक दृष्टि दोनों तरीके से पिछड़ा हुआ हो, सोशली एंड एजुकेशनली। और SC ST उनके पक्ष में तो हो ही सकता है। SC ST इसकी पहचान कठिन नहीं है, क्योंकि इसके लिए ऑल इंडिया बेसिस पर लिस्ट तैयार होती है। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, इसकी पहचान जरूरी है, ठीक है। तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की पहचान के लिए जाति कोई आधार नहीं हो सकती, ठीक है, जाति कोई आधार नहीं हो सकती। मीनिंग देयर बाय जाति प्रमुख आधार नहीं हो सकती, ठीक है, कोई आधार नहीं हो सकती। इसे इस रूप में समझेंगे कि जाति एक प्रमुख आधार नहीं हो सकती। जाति के साथ अन्य बातें भी होनी चाहिए, ठीक है, जाति कोई आधार नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जाति के पक्ष में रिजर्वेशन देंगे ये नहीं लिखा है, वर्ग के पक्ष में रिजर्वेशन देंगे ये लिखा है, ठीक है। इसलिए जाति अकेले कोई आधार नहीं हो सकती, ठीक है। तीसरा, गरीबी, ये भी पॉवर्टी, ये भी रिजर्वेशन का आधार नहीं हो सकती, क्योंकि गरीब सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हो ये जरूरी नहीं है। इस देश में ब्राह्मण गरीब ही रहा है, क्योंकि जब भी कहानी में आता है कहने वाले कुछ भी कहते रहे, ठीक है, जिन्हें जातियों के आधार पर विरोध करना है वो कुछ भी कहें, लेकिन इस देश में कहानी हमेशा यही कही जाती कि एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता है और किसी वर्ग के लिए, ठीक है, होंगे, औरों में भी होंगे, लेकिन गरीबी ब्राह्मणों के साथ एसोसिएट रही, लेकिन सामाजिक दृष्टि से कभी पिछड़े नहीं रहे, ठीक है। उनकी सामाजिक हैसियत यह रही है कि वो अगर आएंगे तो राजा भी उठकर खड़ा हो जाएगा। तो सामाजिक हैसियत और गरीबी, इसके बीच कोई आवश्यक संबंध नहीं है।
इसे जाति आधार नहीं और गरीबी भी कोई आधार नहीं। ठीक है, पेशा, रहने का स्थान, ठीक है, ये भी, और गरीबी, यानी पेशा, गरीबी और रहने का स्थान, इनके आधार पर भी ये तय किया जाएगा कि कोई बैकवर्ड क्लास है या नहीं। ठीक है, तो जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, इसकी पहचान करते समय गरीबी ये आधार नहीं होगी, जाति भी आधार नहीं होगी। ठीक है, जाति, गरीबी, प्लेस ऑफ हैबिटेशन यानी रहने का स्थान, उनका पेशा, ये सब मिलकर बैकवर्डनेस निर्धारित की जाएगी। जो सारे प्रोनाउंसमेंट आए हैं उनका जो कहते हैं ना लब्बो लुआब ये है। और जिन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में ये सारी बातें आई हैं उनकी शुरुआत एम.आर. बालाजी से होती है। एम.आर. बालाजी पहला मुकदमा है, दूसरा आपका चित्रलेखा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर है, तीसरा पी राजेंद्रन है, चौथा ठीक है वो बलराम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु है, कौन सा है वो है, फिर जगदीश शरण नेगी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये सारे मुकदमे हैं। तो इन सब पर चर्चा हम लोग कल से शुरू करेंगे। हमने एक आपको आइडिया दिया कि रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है और ये क्या है, शेष हम लोग कल बात करेंगे। देख